कहानी स्टार्ट होती है वैन से। अपना वैन किचन में था और वो सोच रहा था कि वो जाओसू के लिए क्या बनाए। वैन बोलता है आजू ने कहा था उससे खट्टा बहुत पसंद है, तो माँ के हाथों का बनाया हुआ नींबू का अचार आजू को खिला दूंगा और 2 आइटम की सब्जी बना दूंगा। मीठे में सेवई बना दूंगा, खीर बना दूंगा और चावल बना दूंगा। ये सही रहेगा मेरे आजू के लिए। अब वैन ने सोच लिया था कि उससे जाओ के लिए बनाना क्या है। अब वैन चाकू उठाता है और सब्जियों को काटने लग जाता है। वैन की स्पीड काफी अच्छी थी सब्जियों को काटने में। अब अपना जाओ चुपके चुपके किचन के साइड आ रहा होता है ताकि वो देख सके कि वैन खाना कैसे बनाता है और उसकी स्पीड कैसी है। जाओ जैसे ही किचन के पास जाता है वैसे ही देखता है कि वैन काफी ज्यादा स्पीड में सब्जियां काट रहा होता है। अब ये देख के जाओ का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है हाँ, वैन को इतनी अच्छी सब्जी काटने आती है, कितना स्पीड में काट रहा है। अब जाओ के देखते देखते ही वैन सारी सब्जियां काट लेता है। अब वो सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा देता है और वो तेल डाल देता है। अब अपना वैन सब्जियों में सब कुछ डाल देता है और इसे पकने के लिए छोड़ देता है। जाओ तो देखा रह जाता है क्योंकि वैन एक साथ में 2-2 सब्जियां भरा होता है। अब अपना वैन सब्जी बना ही रहा होता है तभी वो आटा लेता है और आटा गूंदने लग जाता है और जाओ सोचता रह जाता है कि हाँ, वैन इतना स्पीड कैसे कर सकता है काम और एक साथ में इतने सारे काम हैंडल एक साथ में कैसे कर सकता है। अब वैन का आटा भी लग जाता है और उसकी दोनों सब्जियां तैयार भी हो जाती है। वैन अपना सब्जियां उतार देता है और सेवई बनाने के लिए फिर से कढ़ाई चढ़ा देता है। अब वैन एक जगह सेवई बना रहा होता है और एक जगह अपनी पूड़ियाँ तल रहा होता है। वैन पूड़ी बेल भी रहा होता है और साथ साथ तल भी रहा होता है। अपना जाओ वैन को देख के कहता है ये तो लड़कियों से भी अच्छा खाना बना लेता है और काफी ज्यादा स्पीड में। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वैन इतना अच्छा खाना बना सकता है। अब अपनी वैन की पूड़ियाँ तैयार हो जाती है तो वैन वापस बर्तन चढ़ा देता है अपना चावल बनाने के लिए। अब वैन बहुत ही जल्दी से खाना कंप्लीट कर देता है और एक थाली में सजा भी देता है। वैन कहता है मुझे उम्मीद है कि आंसू को पसंद आएगा मेरा हाथ का बनाया हुआ खाना। वैन जैसे ही उस प्लेट को उठाता है जाओ देखता है कि वैन बाहर आने वाला है। इस वजह से जाओ भागते भागते अपने कमरे में जाता है। जाओ अपने कमरे में पहुंच जाता है और ऐसे बैठ जाता है जिससे वो कब से बैठा हुआ है। वैन वहाँ पे आता है और कहता है आजू मैंने अपने लिए खाना बना लिया है। और ये कहते ही वैन खाना टेबल पर रख देता है। जाओ कहता है देखता हूँ कि तुमने बनाया कैसे है। और ये कहते ही जाओ बिस्तर से उठता है और टेबल के पास जाके बैठ जाता है। जाओ देखता है कि खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था, काफी ज्यादा अच्छा। अब जाओ जैसे जैसे सारी डिश चखता जाता है ना उसे खाना बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। जाओ के चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था कि उसके वैन के हाथों को बनाया हुआ खाना जाओ को बहुत अच्छा लगा है। अपना वैन बहुत ही खुश होकर पूछता है आजू खाना कैसा बना है। जाओ थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है खराब नहीं है पर तुम और अच्छा बना सकते हो। अब ये सुन के अपना वैन थोड़ा सा उदास हो जाता है और पाउट बना के बैठ जाता है। जाओ जब देखता है कि वैन पाउट बनाया हुआ है तो जाओ कहता है ये क्या हरकत है, ये क्या चेहरा बना रखा है तुमने। अपना वैन वैसे ही बोलता है कुछ नहीं, मैंने कोई अजीब सा चेहरा नहीं बनाया है, आप खाना खाइए। अब वैन का ऐसा चेहरा देख के जाओ को स्माइल आने लग जाता है और वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लग जाता है। वैन बोलता है आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। जाओ बोलता है कुछ नहीं, मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ। वैन बोलता है देखिए देखिए आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हो, तो मेरे से झूठ क्यों बोल रहे हो। अब जाओ उस बात को टालने के लिए कहता है कुछ नहीं, मुझे खाना खाने दो तुम। वैन कहता है ठीक है खा लीजिए, पर मतलब क्या है, मैंने इतने प्यार से बनाया पर आपको सिर्फ ठीक ठाक लगा। अब ना जाओ मुस्कुराता है और कहता है नहीं, खाना काफ़ी अच्छा बना है, सच बोलो तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और सबसे अच्छी तो ये नींबू का अचार, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। वैन बोलता है नींबू का अचार तो मम्मी ने बनाया है, बस मैंने उनकी थोड़ी सी मदद की थी। जाओ बोलता है मुझे तो नींबू का अचार बहुत ही अच्छा लगा, मैंने आज तक बहुत सारे अचार खाए हैं पर इसकी बात ही अलग है। अपना वैन मुस्कुराता है और जाओ कहता है फिर वैसे सेवई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई है तुमने, परफेक्ट मीठा डाला है, बहुत अच्छा खाना बनाते हो तुम। अब अपने वैन के चेहरे पे ना एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो ना जाओ के सामने प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है थैंक यू आजू। जाओ वैन को देख के ना थोड़ी देर फ्रीज हो जाता है, मतलब वो वैन के चेहरे पे ही देख रहा होता है बड़े प्यार से। अब अपना जाओ खाना छोड़ के सिर्फ वैन को ही देखा जा रहा था। थोड़ी देर बाद वैन बोलता है आजू, पर अपने जाओ को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा होता है। वैन बोलता है आजू क्या हुआ है तुम्हें, पर अपना जाओ अभी भी नहीं सुन रहा होता है तो वैन थोड़ा सा तेज बोलता है आजू। ये सुन के जाओ अपने होश में आता है और कहता है हाँ हाँ। वैन बोलता है
क्या हुआ था तुम्हें? जाओ बोलता है कुछ नहीं, और जाओ खाना खाने लग जाता है। जाओ मन में ही बोलता है क्या हो गया था मुझे, मैं उसके चेहरे को ऐसे क्यों देख रहा था, उसको कितना अजीब लग रहा होगा। जिसो तुझे क्या हो गया है? और ये कहते ही जाओ फिर से खाना खाने लग जाता है। अब अपना वैन केजिंग एक बुक लेता है और उसे पढ़ने लग जाता है। बुक को देख के जाओ को उस बुक की याद आ जाती है, अपने रेड बुक की याद आ जाती है। जाओ बोलता है वैसे महल के दक्षिण तरफ के लास्ट वाले कमरे में कोई जाता नहीं है क्या, और वो कमरा किसका है? वैन बोलता है अच्छा वो कमरा, वो तो हमारे राजा का कमरा है, हमारे यहाँ के पहले राजा। जाओ बोलता है उस कमरे में कोई नहीं गया है क्या? वैन बोलता है नहीं, कहा जाता है कि पहले राजा के गुजर जाने के बाद उस कमरे को किसी ने नहीं खोला, कोई भी राजा उस कमरे का यूज़ नहीं किया क्योंकि सब राजा ने खुद ही मना कर दिया। अब वैन बोलता है तुम क्यों पूछ रहे हो? जाओ बोलता है आज मैं उस कमरे में गया था, वहाँ पे बहुत सारे किताबें थे। अपना वैन मुस्कुराता और कहता है हाँ मैंने सुना है कि पहले वाले राजा को बुक पढ़ने का बहुत शौक था, अलग अलग तरीके का। अब जाओ बोलता है तुम उस कमरे में गए हो क्या? वैन बोलता है मैं कभी नहीं गया हूँ, वो कमरा कभी खुला ही नहीं है, हमें जाना मना है वहाँ पे। जाओ बोलता है मना है, पर क्यों? वैन बोलता है पता नहीं, पर आज तक कोई नहीं गया तो हमने भी नहीं सोचा जाने का, और तुम भी मत जाना, ठीक है आजू? अब जाओ फेक स्माइल करता है और कहता है नहीं जाऊंगा। वैन केजिंग अपनी प्यारी सी स्माइल देता है और फिर से बुक पढ़ने लग जाता है, और अपना जाओ जिसू खाना खाने लग जाता है। कहानी थोड़ी देर बाद शिफ्ट होती है जहाँ पे जाओ जिसू ट्रेनिंग एरिया में गया होता है। जाओ जिसू देखता है कि गुजियान ना एक छोटी सी लड़की को चाबुक चलाना सिखा रही होती है, और ये छोटी लड़की वही थी जो अपनी भूत घाटी में आई थी, जो अपने वैन केजिंग को बहुत मानती है। अपनी जो गुजियान का हथियार रहता है ना, वो एक बड़ी सी चाबुक रहता है, और अपनी वो छोटी वाली लड़की तलवार चलाने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर वो चाबुक ढंग से चला नहीं पा रही होती है, और गुजियान उसे बड़े ही प्यार से समझा रही होती है। गुजियान तो उसको बोल भी रही होती है कि तुम छोड़ दो, तुम थक गई हो, पर वो छोटी वाली लड़की मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो कब से ट्रेनिंग करी जा रही थी। ये देख के जाओ जिसू को हल्का हल्का गुस्सा आने लग जाता है। जाओ जिसू गुस्से में अपना मुट्ठी बंद कर लेता है और कहता है इतने छोटी बच्चे से ट्रेनिंग करवाए जा रहे हैं, कितने क्रूर इंसान है ये। अपने जाओ जिसू को अभी भी लगता है ना जो बच्ची ट्रेनिंग कर रही है ना, उसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, वो करना नहीं चाहती फिर भी उसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। पर जाओ जिसू को क्या पता, वो लड़की खुद चाहती है ट्रेनिंग करना ताकि वो वैन केजिंग की रक्षा कर सके। अब जाओ जिसू से ये देखा नहीं जाता, और वो गुस्से से गुजियान के पास जाता है और कहता है तुम पागल हो गई हो क्या गुजियान, ये बच्ची कितनी थक गई है, कब से ट्रेनिंग करी जा रही है, अब तो बस करो। गुजियान कुछ कहना चाहती थी पर जाओ जिसू उसे कुछ कहने ही नहीं दे रहा था। तब वो छोटी वाली बच्ची कहती है आप गुजियान दीदी को क्यों डांट रहे हैं, मैंने खुद कहा है उनसे सिखाने के लिए, और ये जो मैं कर रही हूँ अपने मर्जी से कर रही हूँ, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा रहा। ये सुन के जाओ शांत हो जाता है और गुजियान कहती है भाई आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, मैं कब से बोल रही हूँ इससे कि रुक जाए, पर ये रुक ही नहीं रही है। अब जाओ जिसू उस छोटी बच्ची की तरफ देखता और कहता है पर इतनी हार्ड ट्रेनिंग तुम कर क्यों रही हो? अब वो छोटी बच्ची उस चाबुक को कस के पकड़ लेती है और कहती है यहाँ के राजा की रक्षा करने के लिए। ये सुन के जाओ थोड़ा सा ऐसा ना हैरान सा होता और कहता है वैन केजिंग की रक्षा करने के लिए? अब वो छोटी बच्ची कहती है हाँ, राजकुमार वैन ने मेरी बहुत सहायता की है, अब मैं उनकी रक्षा करना चाहती हूँ। जाओ कहता है सहायता? वो बच्ची कहती है हाँ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। अब जाओ जिसू उस बच्ची को कहता है वैसे सही, तुम्हें इतनी ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो छोटी बच्ची थोड़े से गुस्से में कहती है मेरा नाम सही नहीं है, मुझे सही मत कहिए। जाओसू कहता है तुम्हारा नाम सही ही तो है, मैंने पता लगवाया था तुम्हारा नाम सही है। वो बच्ची कहती है था, पर अब नहीं है, अब मुझे सही कह के मत भुलाइएगा, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा कि आप महाराजा वैन के पार्टनर हैं। जाओ कहता है ठीक है बाबा, इतना गुस्सा मत हो, तो मैं तुम्हें सही ना कहूँ तो मैं तुम्हें क्या कहूँ? वो बच्ची कहती है कुछ भी कह दीजिए पर सही नहीं। जाओसू गुजियान से पूछता है वैसे गुजियान तुम इसे क्या बोलती हो? गुजियान बोलती है छोटी आफत, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है। जाओ मुझे छोटी आफत तो इस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर इसके लिए ये नाम ठीक नहीं है, आज से हम इसे कहेंगे यीनू। ये नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हारे लिए। अब वो छोटी बच्ची जाओ की तरफ देखती है और कहती है यीनू, इस नाम का अर्थ क्या है वैसे? जाओसू कहता है ये नाम उसे दिया जाता है जो किसी वचन में बंधा हुआ होता है, या फिर उसने किसी चीज़ की परन खाई हो, जैसे तुमने खाई है ना कि यहाँ के राजा की तुम रक्षा करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम यीनू रखा है,
ठीक लगा। अब वो छोटी बच्ची कहती है जो बोलना है बोलिए, पर मुझे सही कह के मत बोलिएगा। जाओ मुस्कुराता और कहता है ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम यिन्नू हुआ। जाओ फिर गुजन से कहता है कि इसे छोटी तूफान मत बुलाना या फिर रावत, इसे यिन्नू कह के बुलाना, ठीक है। गुजन कहती है यिन्नू नाम अच्छा है, पर मैं इसे नू कह के बुलाऊंगी, ठीक है। जाओ मुस्कुराता और कहता है ठीक है। जाओ फिर एक तलवार ले लेता है वहाँ से और कहता है ठीक है, मैं ना तुम्हें कुछ तलवारबाजी की तरकीब सिखाता हूँ, ठीक है यिन्नू। यिन्नू जाओ से बोलती है आप मुझे सिखाएंगे? जाओ बोलता है हाँ, मेरे जो गुरु थे ना वो बहुत अच्छा तलवार चलाते थे, अगर तुम मेरे से तलवार चलाना सीखोगी ना तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब जाओ जिसको अपने तलवार चलाने की मूव दिखाने लग जाता है और ये देख के सबको बहुत अच्छा लग रहा होता है। सबने जाओ जिसू को तलवार चलाना देखा तो होता है, पर जब वो वैन केजिंग के साथ लड़ रहा होता है तब, और जाओ जिसू उस समय अच्छे से तलवार चला भी नहीं पा रहा होता है। अब जाओ जब अपनी तलवार पीछे करता है तो उसकी तलवार से एक तलवार टकराती है। जाओसू जब पीछे पलटता है तो वो तलवार वैन केजिंग की रहती है। अब अपना वैन केजिंग एक प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है हम लड़ते हैं ताकि इन लोगों को कुछ सीखने को मिले, और ये कहते ही वैन भी अपना तलवार चलाने लग जाता है। अब वो दोनों स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहे होते हैं और उन दोनों की फाइटिंग स्किल देख के सारे हैरान रहते हैं हमेशा की तरह। अब वो दोनों काफी अच्छा तलवार चला रहे होते हैं, पर वैन जाओ के तलवार पे तेज वार करता है, जिस वजह से जाओ के हाथ से तलवार छूट जाता है, क्योंकि जाओ के हाथ में चोट भी लग चुकी थी जब वैन ने उसको हाथ पे मारा था तब। इस वजह से जाओ की तलवार छूट जाती है और वैन जीत जाती है। जाओ के हाथ से तलवार गिरते ही वैन बोलता है क्या हुआ, इतने जल्दी हार गया आजू? जाओ कुछ नहीं बोलता है और एक स्माइल ही दे रहा होता है। वैन को भी पता नहीं रहता है कि जाओ की हाथ की चोट अभी तक सही नहीं हुई है। अब वहाँ के सारे लोग वैन के पास चले जाते हैं और कहने लग जाते हैं मास्टर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आपसे कोई नहीं जीत सकता, और ऐसे ही कह के सारे स्टूडेंट्स वैन के आगे भीड़ जमा कर देते हैं और जाओ ये देख के वहाँ से चला जाता है। अब जाओ अपने कमरे में जाता है और अपने हाथ की तरफ देखता है तो देखता है कि उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। जाओ अपना कपड़ा हटाता है और पट्टी करता है और अपना कपड़ा चेंज कर लेता है ताकि पता ना चले कि उसके हाथ से खून निकल रहा है। बाहर के बच्चे बहुत तेज तेज चिल्ला रहे होते हैं कि मास्टर वैन आप बहुत अच्छे हैं, आपसे कोई नहीं जीत सकता। और मास्टर वैन सुन के जाओ को वैन केजिंग की याद आ जाती है जो बुक में लिखा हुआ था, और हमें नेक्स्ट सीन में जाओ को दिखाया जाता है जो उसी कमरे में होता है उसी बुक के साथ। जाओ उस बुक को खोलने से पहले बोलता है सॉरी, मुझे इस कक्ष में आने से मना किया था, पर मैं इस बुक को पढ़ने से रुक नहीं सकता, मुझे इसे पढ़ना है। और ये कहते ही जाओ उस बुक का पन्ना हटा देता है जहाँ से वो पढ़ा हुआ था और आगे पढ़ना स्टार्ट करता है। उस बुक में आगे लिखा हुआ था मैं ना नाइट का काम करके अपने घर जा रहा होता हूँ और अचानक से मुझे 2-3 लड़के घेर लेते हैं और मुझे मारने की कोशिश करते हैं। अब कहानी ना बुक वाले लड़के पे शिफ्ट होती है, मतलब अपना फर्स्ट वैन केजिंग राजा से। मतलब अब जो आगे जो भी बताया जाएगा वो वैन केजिंग के साथ हो रहा है, मतलब फर्स्ट वैन केजिंग राजा के साथ हो रहा है। वैन केजिंग को जब वो लड़के पकड़ लेते हैं तो वो कहने लग जाते हैं तेरी गलती है, तेरे वजह से ही मेरा बाप उस जंगल में गया और वापस लौट के नहीं आया, तूने ही मेरे बाप को मारा है। वैन केजिंग बड़े ही प्यार से बोलता है देखिए भाइयों, मेरी कोई गलती नहीं है, हमने थोड़ा ना बोला था जंगल में जाने को, आपके पिताजी खुद स्वयं गए हैं तो हमारी गलती नहीं हुई। उनमें से एक लड़का जो थोड़ा हेल्दी सा था उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है अच्छा मुझसे जुबान लड़ाएगा, और ये कहते ही वैन केजिंग एक लात मारता है और उसे जमीन पे नीचे गिरा देता है। वैन केजिंग लड़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था और वो थोड़ा सा कमज़ोर भी था, इसलिए वैन केजिंग उन लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और वो लोग 5 थे और वो पाँचों ही उस पर हमला करने लग जाते हैं। अब वो 5 लड़के वैन केजिंग को बहुत मारते हैं और जाते समय कहते हैं अगली बार से तू इस गली में दिख गया ना तो तुझे जान से मार देंगे। और ये कहते ही वो 5 लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वैन केजिंग की आंखों में आंसू था और उसके शरीर पे बहुत चोट लग गई थी। वैन केजिंग बड़े हिम्मत से वहाँ से उठता है, अपने होठ का खून साफ करता है और अपने आप को ना एकदम पूरा साफ कर लेता है ताकि उसकी माँ को ना पता चले कि उसे मारा गया है। वैन केजिंग बड़े ही प्यार से अपने घर में जाता है, घर का गेट खोलता है और कहता है मम्मी मैं आ गया, देखिए। उसकी माँ काफ़ी प्यारी थी और वो थोड़ी बूढ़ी सी भी थी। उसकी माँ कहती है आ गए बेटा, बैठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। वैन बोलता है ठीक है, मैं मुँह हाथ धो के आता हूँ। उसकी माँ कहती है ठीक है। वैन मुँह हाथ धो लेता है और बैठ जाता है खाना खाने के लिए। उसकी माँ उसके सामने खाना रख देती है और कहती है खा लो बेटा, बड़े प्यार से बनाया है तुम्हारा मनपसंद खाना। वैन बोलता है आज मुझे अपने हाथ से खिलाइए ना, मुझे आपके हाथों से खाने का मन हो रहा है। माँ कहती है क्यों, अचानक से क्या हो गया मेरे बेटे को? वैन कहता है पता नहीं, पर खाने का मन हो रहा है, आप खिला सकते हैं क्या?
वैन की माइक स्माइल देती है और वैन को खाना खिलाने लग जाती है। अब नेक्स्ट डे हो जाता है। वैन फिर से अपना काम करके नाइट में आ रहा होता है। वैन काफ़ी डरा हुआ होता है उस गली से जाने के लिए, पर वैन के पास कोई और रास्ता ही नहीं था क्योंकि उसका घर उसी गली से पड़ता है। वैन बड़े डरते डरते वहाँ से जाता है और वो सोचता है कि आज उसके पास कोई नहीं है, आज उसको मारने के लिए कोई नहीं है। वैन केजिंग जैसे ही थोड़े आगे जाता है वैसे ही वो पांचों लड़के वापस आ जाते हैं और कहते हैं, कहा था ना अगर कभी और दिखा तो जान से मार देंगे। और आज उन लड़के के हाथों में लोहे की रड भी होती है। लोहे की रड देख के वैन थोड़ा सा घबरा रहा होता है। वैन बोलता है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरे घर से जाने का रास्ता तो यही है ना। उसमें से वो हेल्दी वाला लड़का कहता है, तो अपने घर का रास्ता ना नया बना ले, पर इधर तो दिख गया है, अब तो तू नहीं बचेगा। और ये कहते ही वैन केजिंग को फिर से एक लात मारता है जिस वजह से वैन केजिंग वापस नीचे गिर जाता है। और उसमें से वही लड़का वैन केजिंग को उस रड से मारने ही वाला रहता है, तभी उस लड़के का रड कोई पकड़ लेता है। वैन केजिंग की ना आंखें बंद हो गई होती है, पर वैन केजिंग को थोड़ी देर तक मार नहीं पड़ती है, तो वो आंखें खोलता है और देखता है कि हुआ क्या। वैन केजिंग देखता है कि उसके सामने एक बहुत खूबसूरत लड़का खड़ा है जिसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। उसने एक हेयर पिन लगाया है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे। अब वो लड़का जिसने उसको मार खाने से बचाया होता है, वो लड़का वैन केजिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और ये कहते ही उस आदमी का रड अपने पास खींच लेता है और अपने हाथ में पकड़ लेता है और सबको मारने लग जाता है। सब बोलते हैं, तुम मेरे बीच में मत आओ, इसने हमारे बाप को मारा है। अब वो जो दूसरा लड़का रहता है ना, वो बिल्कुल शरीफ नहीं रहता है। वो कहता है, तेरा बाप खुद ही पागल था जो उस जंगल के अंदर गया है, इसमें इस लड़की की क्या गलती, होते कौन हो तुम इसको ब्लेम करने वाले, तुम्हारा बाप खुद गया है तो अपने बाप को जाओ और मारो। आज के बाद इस लड़के को किसी ने हाथ भी लगाया ना तो सच्ची में तुम्हारा इतना बुरी हालत करूँगा ना कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे किसी को, अब निकलो यहाँ से। और ये कहते ही वो रड फेंक देता है। अब सारे लड़के डर के वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़का वैन केजिंग के पास जाता है, अपना हाथ आगे करता है और कहता है, उठो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। वैन केजिंग अपने मन में कहता है, ऐसी आँखें मैंने आज तक कभी नहीं देखी। उस आँखों में एक अलग सी चमक थी। उस आदमी की स्माइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब सच कहूँ तो मैं कभी भी किसी आदमी की इतनी तारीफ़ नहीं किया, पर उसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। उसकी निडरता काफ़ी ज़्यादा भा गई मुझे, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। अब वो लड़का उससे वैन केजिंग को बोलता है, हाथ तो पकड़ लो मेरा। अब वैन केजिंग हाथ पकड़ता है और वो दूसरा लड़का उसे उठा देता है। अब वो लड़का एक स्माइल करता है और कहता है, कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये कहते ही वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। वैन केजिंग बोलता है, अपना नाम तो बताते जाओ, पर वो लड़का उसका जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वैन केजिंग भी वहाँ से चला जाता है। वैन केजिंग पूरे नाइट सोच रहा होता है कि वो लड़का था कौन। अब कहानी मॉर्निंग पे शिफ्ट होती है जहाँ पे वैन केजिंग अपना काम कर रहा होता है, मतलब अपने भोजनालय में काम कर रहा होता है। वैन केजिंग सबको खाना दे रहा होता है। वैन केजिंग जब एक टेबल पे खाना देता है ना, तो देखता है एक आदमी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और अमीर भी। वैन केजिंग उस इंसान से अपनी नज़रें नहीं मिलाता है और अपनी नज़रें नीचे ही रखता है, मतलब वैन केजिंग उसको देखता ही नहीं है और खाना टेबल पर रख के जाने वाला रहता है। तभी वो आदमी कहता है, धन्यवाद खाना देने के लिए। और ये आवाज़ सुनते ही वैन पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि वो इंसान वही नाइट वाला इंसान है। वैन केजिंग इंसान से कहता है, तुम? वो इंसान कहता है, हाँ मैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे काम करते हो और तुम ये काम करते हो। वैसे तुम दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, कोई मान ही नहीं सकता कि तुम एक वेटर का काम करते हो। वैन बोलता है, वो वैन इतना ही कर रहा होता है। तब तक वो दूसरा लड़का कहता है, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम भी कोई छोटा नहीं होता है, सारे काम बहुत अच्छे होते हैं। अब वो लड़का अपनी प्यार से स्माइल वापस देता है और वैन केजिंग उसे देख ही रहा होता है। तभी पीछे से मालिक की आवाज़ आती है जो कहती है, ए नालायक, तू कहाँ रुक गया है, सबको खाना देना है। और ये सुनते ही वैन केजिंग फटाफट वहाँ से चला जाता है। वैन केजिंग थोड़ी देर बाद उस टेबल पे जाता है तो देखता है कि वो इंसान वहाँ पे नहीं था और वैन केजिंग फिर से उस इंसान के बारे में सोचने लग जाता है। अब काफ़ी दिन हो जाते हैं, वैन केजिंग ऐसे ही उसको देखता रहता है रोज़ाना हर अलग अलग जगह पे, पर वो उससे बात ही नहीं कर पाता। एक दिन वो लड़का फिर से भोजनालय आता है और खाना खा रहा होता है और वैन केजिंग को एक प्यारी सी स्माइल दे रहा होता है। पर इस बार वैन केजिंग ने सोच लिया था कि वो उस इंसान से बात करके ही रहेगा। वो लड़का जैसे ही भोजनालय से निकलता है वैसे ही वैन उसका पीछा करने लग जाता है और उसे एक जगह रोकता है और कहता है, तुम हो कौन,
तुम हर जगह मुझे क्यों दिखते रहते हो। वो लड़का रुक जाता है और एक स्माइल दे रहा होता है और वैन केजिंग की तरफ देखता है और अपना स्माइल देना बंद हो जाता है और एक सीरियस फेस बना के बोलता है, क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वैन बोलता है, क्या हो गया? वो लड़का बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता। वैन बोलता है, हुआ क्या? फिर वो लड़का स्माइल देता है और कहता है, कहीं तुम्हें मेरे से प्यार तो नहीं हो गया? तुमने ही कहा कि मैं तुम्हें हर जगह दिख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे से प्यार हो गया है। ये बात सुन के वैन एकदम शांत हो जाता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वो दूसरा लड़का कहता है, कहीं सच्ची में प्यार तो नहीं हो गया ना? अपना वैन ऐसे नज़रें नीचे कर रहा होता है और उसकी आंखें गोल गोल घूम रही होती है और वो कह रही होती है, नहीं नहीं, प्यार कैसे हो सकता है? मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। वो लड़का वैन का हाथ पकड़ लेता है, वैन की आंखों में देखने लग जाता है और कहता है, अगर नाम पता चल गया तो हो जाएगा क्या? वैन कहता है, ऐसा थोड़ा है, प्यार हर किसी से थोड़ा हो सकता है। अब वैसे भी तुम लड़के हो, मुझे तुमसे कैसे प्यार हो सकता है? और ये कहते ही वैन अपनी हाथ उस लड़के से छुड़ा लेता है। वो लड़का मुस्कुराता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता है तुम्हें मेरे से प्यार नहीं हुआ है और मेरा नाम जाओ जिसू है। अब वैन उसकी तरफ देखता है और अपने रियल वाले जाओ जिसू को दिखाया जाता है, जो भी इस बुक को पढ़ रहा होता है। जाओ जिसू ये नाम सुन के बोलता है, जाओ जिसू, ये तो मेरा नाम है ना, ये इसका नाम कैसे हो सकता है? अब जाओ जिसू जब आगे बढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था, जाओ जिसू, ये नाम मेरे दिल के बहुत करीब हो गया कुछ दिनों में ही। इसके बारे में मैं हर वक्त सोचता रहता था। मैं अपने दिल से कहता था कि मैं इससे प्यार नहीं कर सकता, ये एक लड़का है, पर मेरा दिल मान ही नहीं रहा था। पता नहीं मुझे उससे कब प्यार हो गया। मुझे उसके साथ घूमना, उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वो इंसान मेरे लिए सब कुछ हो गया था। उसका नाम जाओ जिसू मेरे दिल से उतर ही नहीं रहा था। अब जाओ उस बुक का जब पन्ना पलटता है तो उसमें उसकी ही तस्वीर बनी हुई रहती है। एक स्केच बनी हुई होती है जो हूबहू जाओ जिसू की तरह लग रही होती है। उस तस्वीर के पास लिखा हुआ था, ये जो मैंने तस्वीर बनाई है ये उसकी सुंदरता को बाहर ला ही नहीं सकती, उसकी सुंदरता की तो बात ही अलग थी। अब ये देख के जाओ एकदम हैरान रहता है और इससे ये बात तो साबित हो गया होता है कि जो बुक के अंदर जो जाओ जिसू है वो एकदम हूबहू जाओ जिसू की तरह लगता है। अब जाओ इस तस्वीर को याद करके उस गुफे वाली तस्वीर को याद करता है जिसमें सेम टू सेम ऐसी ही तस्वीर बनी थी और वहाँ पे वैन केजिंग की भी तस्वीर बनी थी। जाओ जिसू बोलता है, मतलब जो उस गुफे के अंदर तस्वीर थी वो मेरी नहीं, इस जाओ जिसू की थी। और वो जो दीवार पे वैन केजिंग की भी तस्वीर बनी हुई थी, मतलब वो मेरे लाओ वैन की तस्वीर नहीं थी, ये इस वैन केजिंग राजा की तस्वीर थी। ये दोनों हम दोनों जैसे कैसे दिख सकते हैं? जाओ बोलता है, नहीं ये हमसे पहले के वक्त के हैं, तो मतलब हम इनकी तरह दिखते हैं, पर ये हो कैसे सकता है? समझ में नहीं आ रहा मुझे चल क्या रहा है और ये बुक है क्या? अब जाओ उस बुक के और पन्ने पलटना चाहता था पर उसको बाहर से आवाज़ आने लग जाती है वैन की, जो कह रही होती है, आजू तुम कहाँ हो? और वैन की आवाज़ में ना एक फिक्र लग रही होती है। ये सुन के ही फटाफट जाओ जिसू उस बुक को बंद करता है और वैन के पास चला जाता है। वैन जाओ को देखते ही फटाफट गले लगा लेता और कहता है, तुम ठीक तो हो ना आजू? तुम कहाँ चले गए थे? जाओ वैन से दूर होता और कहता है, तुम्हें क्या हुआ? मैं एकदम ठीक हूँ। वैन कहता है, झूठ मत बोलो, मैं भी तुम्हारा कपड़ा देख के आया हूँ, उसमें खून लगा हुआ था, बताओ तुम्हें चोट कहाँ पे लगी हुई है? जाओ बोलता है, अरे कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी है। वैन जाओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं अपनी चोट दिखाओ मुझे आजू। ये कहते ही वैन जाओ का कपड़ा उठा लेता है हाथ का, तो देखता है कि जाओ ने हाथ में पट्टी बांधी हुई है। जाओ कहता है, देखा मैंने पट्टी बांध ली है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? और ये कहते ही जाओ वैन से अपने हाथ छुड़ा लेता है। वैन कहता है, नहीं मैं इसे अभी ही सही करूँगा। और ये कहते ही वैन जाओ की हाथ वापस से पकड़ लेता है और हाथ की पट्टी खोलने लग जाता है। जाओ बहुत ही मना कर रहा होता है और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा होता है, पर वैन उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वैन जैसे ही पट्टी खोलता है तो देखता है कि वैन के नाखून के ही निशान हाथों पे हैं जाओ के। ये देख के वैन अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और उदास हो जाता है और कहता है, मेरे वजह से ही हुआ है ना ये सब? जाओ मन में ही कहता है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि लाओवेन मेरे हाथ का चोट देखे। जाओ फिर कहता है, अरे ये हो चुका है, वो हो चुका है और ये सही हो जाएगा, तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, उतनी भी ज़्यादा चोट नहीं लगी हुई है। और ये कहते हैं जाओ फिर से वैन के हाथ से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वैन छोड़ता नहीं है और उसके मतलब जाओ के चोट के ऊपर अपना हाथ रख लेता है
और ना वैन के हाथों से एक रोशनी निकलने लग जाती है। जाओ कहता है तुम फिर से अपनी शक्ति यूज़ कर रहे हो ना, अभी तुम कमज़ोर हो, छोड़ो, मुझे सही करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सही हो जाऊँगा। अब जाओ बहुत ही चिल्ला के वैन से कह रहा होता है, पर वैन मारने के लिए तैयार ही नहीं था और वो जाओ का चोट अपने जादुई शक्ति से सही कर देता है। अब वैन इतने में ही थक जाता है और इसकी सांसें थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग जाती है और इसके शरीर से पसीना भी आने लग जाता है। जाओ वैन को डांटते हुए कहता है, तुमने फिर से शक्ति यूज़ की ना, मुझे पता है जब भी तुम मेरी हीलिंग करते हो या फिर तुम ब्लैक पैंथर बनते हो तब तुम बहुत कमज़ोर हो जाते हो। तुम ये दो शक्ति यूज़ मत किया करो, तुम जादुई शक्ति से फूल निकालो और टहनियाँ फेंको किसी और के ऊपर, पर ये सब शक्ति यूज़ मत किया करो यार, तुम कितने थक जाते हो। और वैन को डांटने लग जाता है और ये देख के वैन मुस्कुरा रहा होता है। जाओ कहता है, तुम हमेशा बदतमीजों की तरह मुस्कुराते रहते हो, बेशरम। और ये कहते ही जाओ वहाँ से चला जाता है। अब वैन मुस्कुराता है और जाओ के पीछे पीछे जाने लग जाता है। अब हमें अपने वाइट कबूतर को दिखाया जाता है जो अपने मालिक के पास बैठा हुआ था। उसका मालिक जाओ जिसू की ड्राइंग बना रहा होता है। उसका मालिक जब जाओ जिसू की ड्राइंग कंप्लीट कर देता है तो वो कबूतर के सामने ले जाता है और कहता है, ये जाओ जिसू है ना जिसके बारे में तुमने कहा था, ऐसे ही दिखता है ना जिसने मेरी राइटिंग के बारे में बुराई की थी। अब कबूतर हाँ में सिर हिलाता है और ये देख के मालिक को बहुत खुश होता है। मालिक एक प्यारी सी स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता था वैन और जाओ वापस मिलेंगे, अपने वेंजू वापस मिल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। और हमें भूत घाटी दिखाया जाता है, अपनी डार्क भूत घाटी, जहाँ पे वही इंसान बैठा हुआ था और उसका सेवक आता है और कहता है, मास्टर जो दो इंसान यहाँ पे आए थे ना, हमने उनकी तस्वीरें बना ली है। और वो सेवक अपने मालिक के पास उनकी तस्वीरें ले जाता है, जिसमें एक तस्वीर होती है अपने वैन केजिंग की और एक तस्वीर होती है अपने जाओ जिसू की। अब उस सेवक का मास्टर जब इन दोनों को फोटो को देखता है वो एक अजीब सी स्माइल देता है और कहता है, क्या बात है, जिंदगी का चक्र उल्टा चल रहा है, अब मजा आएगा। मालिक अपने सेवक से पूछता है कि इसमें ब्लैक पैंथर कौन था, ब्लैक पैंथर की शक्ति किसके पास है। सेवक वैन पे इशारा करता है। उसके मालिक के चेहरे पे एक ईवल सी स्माइल रहती है और वो कहती है, ब्लैक पैंथर तो मरेगा ही मरेगा, पर मैं साथ में इस जाओ जिसू को भी मार दूंगा, ये दोनों साथ में मरेंगे मेरे हाथों से। अब सेवक बोलता है, मालिक आपको कैसे पता इसका नाम जाओ जिसू है। अब इसका मालिक मुस्कुराता और कहता है, मुझे नहीं पता अब इसका नाम क्या है, पर पहले तो इसका नाम जाओ जिसू ही था ना, और मैं इसे जाओ जिसू ही समझता हूँ, मतलब अपना दुश्मन, और मैं इसे जान से मारूंगा। ये कहते ही वो आदमी अपने हाथ उस तस्वीरों के सामने ले जाता है, जिस वजह से उसकी तस्वीर, उन दोनों की तस्वीर जलने लग जाती है। अब जहाँ पे अपना गुफे वाला लड़का चाहता है कि वैन केजिंग और जाओ जिसू मिल जाए, वहीं पे वो भूत घाटी वाला लड़का चाहता है कि वैन केजिंग और जाओ जिसू अलग हो जाए। अब तो ये आगे ही पता चलेगा कि ये सब चल क्या रहा है, क्यों भूत घाटी वाला लड़का उन दोनों को मारने के पीछे पड़ा है और क्यों गुफे वाला लड़का उन दोनों को साथ में देखना चाहता है। ये सब जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, वेंजू फैन के पास शेयर कर दीजिए, और गाइस एक कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और हाँ गाइस, जो वेंजू को पसंद करता है ना, वो कमेंट में ना जय वेंजू लिख दो। बस मैं चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि कितने लोग जय वेंजू लिखते हैं। और हाँ गाइस, बैकग्राउंड नॉइसेस बहुत आ रहे होंगे, क्योंकि मैं आज रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई नीचे, मुझे छत पे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, और छत पे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, और जो चिल्ला रहे कि पूछो ही मत, इसलिए सॉरी बहुत आवाज़ आई होगी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अपना दिल साफ़ कीजिएगा। और अभी के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, सायोनारा।